हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 10 लास्ट क्लास के अंदर। द नेम ऑफ द चैप्टर है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, ग्रेड 6 सीबीएसई का। तो लास्ट क्लास में मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया था कि प्रशस्ति क्या होती है और गुप्ता एम्पायर कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो आपको क्लैरिटी हो गई होगी अब समुद्रगुप्त प्रशस्ति के बारे में। उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था किसने लिखा है, काव्य क्या होता है। और मैंने लास्ट यहाँ पर आपको बताया था कि हम स्टार्ट करने वाले हैं ये 4 एरियाज को, 1, 2, 3 और ये 4th एरिया को कैसे कैसे कौन कौन सी पॉलिसीज को यूज करके समुद्रगुप्त ने अपने कंट्रोल में किया था। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ये वाला एरिया जो ग्रीन एरिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये ग्रीन एरिया, इसको हम बोलते हैं आर्यवर्ता। आर्यवर्ता का एक्चुअल मतलब ये होता है वो एरिया जिसको हम लैंड ऑफ आर्यंस बोलते हैं। काफी लोग बोलते हैं कि नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं या इंडिया के जो लोग हैं वो आर्यन लैंड के हैं। तो इसको लैंड ऑफ आर्यंस भी बोला जाता है, बोर्ड ऑफ आर्यंस भी बोला जाता है, कुछ भी बोल लीजिए। ठीक है, ये हरा वाला एरिया, ये वाला यूपी बिहार का ज्यादा से ज्यादा एरिया ये वाला। तो ये एरिया के अंदर ऑटोमेटिकली 9 रूलर्स थे यहाँ पर, 9 रूलर्स थे यहाँ पर। और इन सबको खदेड़ दिया था समुद्रगुप्त ने अपने एम्पायर की पावर को यूज करके। तो आप देखेंगे यहाँ पे गुप्ता एम्पायर बसा हुआ, एक्चुअली यहीं से स्टार्ट हुआ। तो ये सारा का सारा एरिया गुप्ता एम्पायर ने, ये 9 रूलर्स का जिसको हम बोलते हैं आर्यवर्ता, वो सारा का सारा खत्म कर दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट एरिया की तरफ जिसको हम बोलते हैं दक्षिणापथ। अब ये कौन से वाला एरिया है, ये आप छोटे छोटे एरियाज देख रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, ये वाला एरिया। तो ये जो एरिया है दक्षिणापथा, ये भी इसने समुद्रगुप्त ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। अब वो अपने कंट्रोल में कैसे किया, आप ये जो रेड डॉट्स देख रहे हैं यहाँ पर, स्पेशली ये वाला एरिया, तो इसके अंदर ये बेसिकली वो एरिया है जिसको हम एंशियंट साउथ अफ्रीका बोलते हैं। दक्षिणापथा का मतलब ये होता है एंशियंट साउथ ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है जी। तो ये एरिया को अपने कंट्रोल में करने के लिए समुद्रगुप्त ने इन सब राजाओं के साथ, ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, इनके साथ लड़ाई लड़ी। ठीक है, एंड उन्होंने फटाफट इस सब ने समुद्रगुप्त के आगे हाथ जोड़ दिया कि भाई साहब हम नहीं लड़ सकते आपसे, आप सच में बहुत पावरफुल हैं, प्लीज हमें बख्श दीजिए। ठीक है, तो ये जो है ये एरिया, ये वाला एरिया, ये बेसिकली इस एरिया के नीचे आता है। तो इस ऊपर वाले एरिया को हम उत्तरापथा बोलते हैं, एंड जो नीचे वाला एरिया जिनको डिफीट कर दिया गया था, इन रूलर्स को डिफीट कर दिया गया था, उसको हम दक्षिणापथा बोलते हैं। ठीक है जी। तो डिफीट करके ही इनको हराकर अपने कंट्रोल में कर लिया। तो आप देखेंगे ये गुप्ता एम्पायर यहां पर भी है, ये एरिया। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली ये वाला, बट ये वाला सेक्शन जो आप 9 रूलर्स का देखा आपने। अच्छा चलो, अब चलते हैं जी अगले एरिया की तरफ। हमने ये वाला एरिया देख लिया, हमने ये वाला एरिया देख लिया, अब हम चलते हैं ये वाले एरिया की तरफ। ठीक है, ये जो इनर नेबरिंग स्टेट्स हैं जिसमें आप देखेंगे पार्ट ऑफ असम भी आ जाता है, बंगाल भी आ जाता है, नेपाल भी उसके अंदर आ रहा है। यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे गन संघर्ष थे, ये आपने लास्ट क्लास में मेरे साथ कवर किया होगा नॉर्थ इंडिया के अंदर। तो ये क्या करते थे, ये तो ऑलरेडी उनको ट्रिब्यूट देते थे कि भाई साहब नहीं नहीं, आप तो बहुत पावरफुल है, आप तो बहुत शक्तिशाली हैं, हम आपके अंदर आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। ये बहुत छोटे छोटे गिफ्ट्स लेकर आते थे, उनको उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते थे कि हाँ जी जो आप बोलेंगे वही हम मांगेंगे। उनके कोर्ट में आकर हाजिरी देते थे। तो मतलब ये तो बिल्कुल ही नीचे लग चुके थे कि भाई साहब आप ही सुपर पावरफुल है, आप सुपरमैन है, प्लीज आप बताइए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो ये तो हो गए, हमने गन संघर्ष के बारे में भी पढ़ लिया। ये एक टाइप की ना रिपब्लिक लोग थे, एक टाइप के ग्रुप्स थे, पर्टिकुलर सिस्टम था किंगडम का। ठीक है, जिसके अंदर जो हेड ऑफ द फैमिली थे वो सेम राजा को बिलोंग कर, मतलब सेम उनके इंसेस्टर से, ऐसे करते करते वो फैले हुए थे इस तरीके से। ठीक है, तो क्लैन जो था, जो फैमिली थी वो सेम थी, बट डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड था। ये हिस्ट्री है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली तरफ, वो है ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला पार्ट।
तो ये जो रूलर्स थे, जो आउटर एरिया के रूलर्स थे, ठीक है, ये बोला जाता है ये कुशानास के वो है डिसेंडेंट्स हैं, कुशानास शाकास के। एंड कुछ रूलर्स यहाँ श्रीलंका के भी, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। तो श्रीलंका हो गया, कुशाना, शाकास। अगर आपने मिस किया है तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एग्जैक्टली, यहाँ पर कुशानास भी रूल करते थे और शाकास भी रूल करते थे। ठीक है, तो उन्होंने भी समुद्रगुप्त के आगे हाथ जोड़ दिए, बोले साहब आप बताइए, हम अपनी बेटी की शादी भी आपकी तरफ करने, आपके आगे बच्चों के साथ करने के लिए तैयार है, हम तो बहुत ऑनर्ड फील करेंगे। तो इनके बीच में मैरिज अलायंस होने स्टार्ट हो गए, रिश्ते बनने स्टार्ट हो गए। इस तरीके से ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो समुद्रगुप्त ने अपने कंट्रोल में कर लिया। और ये जो आप नाम देख रहे हैं यहाँ पर, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र बेसिकली पटना बोला जाता है, ताकि आपको मैप में बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो कि पटना कहाँ पर है, पाटलिपुत्र कहाँ पे है। तो ये जो जगह है इसको हम पटना बोलते हैं। ये एक छोटी सी सिटी है जिसको हम बिहार के अंदर बोलते हैं। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रयागा। ये जो प्रयागा है ये पुराना नाम है इलाहाबाद का। ठीक है जी, होगी क्लैरिटी। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं जीनोलॉजीज। अब जीनोलॉजीज जितना डिफिकल्ट लगता है उतना है नहीं, तो मैं आपको सबसे पहले जीनोलॉजिस्ट का मतलब बता देती हूँ वो कौन होते हैं। जैसे आर्कियोलॉजी और आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वैसे ही हमारे पास जीनोलॉजिस्ट होते हैं। ये क्या करते हैं, सेम वंश की जो हिस्ट्री स्टडी करते हैं, इसके बाद कौन सा राजा आया, उसके बाद कौन सा राजा आया, उसके बाद कौन सा, जैसे सबसे पहले हमने चंद्रगुप्त फर्स्ट से स्टार्ट किया, चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त सेकंड। तो ये जो पूरी की पूरी हिस्ट्री स्टडी करते हैं, किसके बाद कौन से राजा आए, कब आए, उनको हम जीनोलॉजिस्ट बोलते हैं। हो गया ना इजी। तो अब जेनोलॉजिस्ट जो हैं, जो फैमिली पढ़ते हैं लोगों की, उससे उनको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत सारी प्रशस्ति लिखी गई थी राजा की प्रेज में कि अरे ये तो बहुत बड़ा रूलर है, ये बहुत बड़ा रूलर है। वैसी ही जेनोलॉजिस्ट को प्रशस्ति मिली है बहुत ज्यादा लिखी हुई, समुद्रगुप्त के फादर को लेकर, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर को लेकर, ग्रैंडफादर को लेकर, फादर को लेकर और मदर को लेकर। तो लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि जो समुद्रगुप्त हैं, उनके फादर जो थे वो थे चंद्रगुप्त द फर्स्ट, और उनकी मदर जिनका नाम था, एक लिच्छवी गाना की थी, कुमार देवी। ठीक है, वो कहाँ को बिलोंग करती थी, लिच्छावी गाना एक ग्रुप को बिलोंग करती थी। आपने लास्ट क्लास में मेरे साथ किया होगा कि वो कहाँ को बिलोंग करती थी। तो इनके, ये बेसिकली एक छोटी सी स्टेट थी और ये वाजी किंगडम के अंदर आ जाती थी। वाजी किंगडम आप लोगों ने लास्ट क्लास में मेरे साथ किया होगा, जहां पे ग्रुप ऑफ लोग कंट्रोल करते थे, बहुत सारे राजा ही एक कंट्रोल करते थे जगह को। तो बहुत लोग इसको लिच्छावी भी बोलते हैं, बहुत लोग इसका दूसरा नाम लिच्छवी भी बोलते हैं, और डिफरेंट स्पेलिंग्स होते हैं इसके। तो डरिए मत, एंशियंट किंगडम है जो रूल करता था, तो वहां के को बिलोंग करती थी ये। और चंद्रगुप्त के टाइम से ऐसा हुआ था कि जैसे मैंने आपको बताया, चंद्रगुप्त फर्स्ट आए, फिर उसके बाद आए समुद्रगुप्त, जो धीरे धीरे पावर में ग्रो करते जा रहे थे। ये नहीं हुआ था कि सबसे पहले रूलर से ही पावर ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई थी, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। तो इन दोनों की लाइन से शुरू होकर एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल मिलना शुरू हो गया था, जिसको बोलते हैं महाराज अधिराज। ये टाइटल इन लोगों को मिलना स्टार्ट हो गया था क्योंकि ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे। चंद्रगुप्त ने भी ये टाइटल यूज किया, उनके बेटे ने भी ये टाइटल यूज किया, लेकिन जो इनके ग्रेट ग्रैंडफादर है, जैसे मैंने आपको बताया था घटोत्कच, श्रीगुप्त, उन लोगों ने ये टाइटल नहीं यूज किए थे। ठीक है, जो चंद्रगुप्त से पहले जिन्होंने स्टार्ट किया, चंद्रगुप्त से भी पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था श्रीगुप्ता थे। ठीक है, उससे पहले, उनके बाद आए घटोत्कच। तो ये ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे नहीं, इन दोनों के लिए यूज किया जाता था महाराजास। ठीक है, तो मतलब ये यहाँ पे महाराजास, उनके आगे बेटे जाकर जो यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं महाराज अधिराज, मतलब ये धीरे धीरे करके पावर में बढ़ते जा रहे हैं। तो समुद्रगुप्त
जो है अपने धीरे धीरे कर कर जो उनका बेटा था चंद्रगुप्त सेकंड वो पावर में आए। तो इनके बारे में काफी ज्यादा हमें इंस्क्रिप्शन से भी पता चलता है, और मैंने आपको पहले भी बताया था इन्होंने काफी समुद्रगुप्त के टाइम पे बहुत ज्यादा सिक्के बेचने शुरू हो गए थे, इन्होंने मतलब सिक्के निकालने शुरू कर दिए थे समुद्रगुप्त ने। इनके टाइम पे बहुत ज्यादा इंस्क्रिप्शंस भी लिखी हुई थी, और इनके टाइम पे डिफरेंट टाइप के सिक्के इशू हुए थे, सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन्स, तो बहुत इन्फ्लुएंशियल थे। और ये भी थी कि इनके जो कोर्ट है, इनका जो दरबार, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट लोग जो हैं वो बैठते हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं वो बैठते हैं, ठीक है। सो काफी इन्फ्लुएंशियल लोगों ने एक हिस्ट्री क्रिएट की, और वो इनके टाइम पे क्रिएट की थी, क्योंकि इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट राजाओं को भी डिफीट किया था गेंजेटिक वैली के अंदर, गंगा की वैली के अंदर। तो इसीलिए ये पूरे नॉर्थ के राजा बुलाए जाते थे उस टाइम पे। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हमारे पास एक और राजा पावर में आए थे जिनको हम कहते हैं हर्षवर्धन। जी हाँ, जो आप वो सीरियल भी देखते हैं तो ये वो वाले हर्षवर्धन नहीं है, तो ये हर्षवर्धन कुछ और हैं जो इनके बाद पावर में आए। तो गुप्ताज ने कॉइन्स इशू किए, इंस्क्रिप्शंस इशू की, इनके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ने को मिलता है। बट उसके बाद जो पावर के अंदर आए इस एरिया में, उनको हम बोलते हैं हर्षवर्धन। अब हमें कैसे पता चला कि ये जी पावर के अंदर आ गए? अगेन ये 1400 साल पहले जब पावर के अंदर आए, इनके बारे में भी बहुत सारी चीजें लिखी गई। और किसने लिखी? इन्हीं के कोर्ट के एक पोएट थे, और उनका नाम था बाना भट्टा। तो ये जो बाना भट्टा जी थे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं। क्यों? क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने बायोग्राफी लिखी, किसकी? हर्षवर्धन की। तो इन्होंने जो बायोग्राफी लिखी हर्षवर्धन की, क्योंकि इतने खुश थे ये हर्षवर्धन से, उस बायोग्राफी का नाम लिखा गया हर्षचरिता। बट वो जो लिखी गई थी, गुप्ता पीरियड में भी संस्कृत लैंग्वेज बहुत ज्यादा चलती थी, इनके टाइम पे भी संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई, जिससे हमें पता लगता है हर्षा की जेनोलॉजी, मतलब उनके बाद कौन से लोग आए। ये बेसिकली किसको बिलोंग करते थे? पुष्यभूति फैमिली को बिलोंग करते थे। ठीक है जी। तो ये जो पहले रूलर नहीं थे, इनके फादर के बारे में भी हमें पता चलता है। तो ये एक अगेन, जब जेनोलॉजिस्ट ने स्टडी किया इनकी पूरी फैमिली के बारे में, हम लोगों को पता चल गया कि ये नॉर्थ इंडिया को रूल करते थे, ठीक है। और ये पुष्यभूति फैमिली को रूल करते थे, ठीक है। और ये किसके सन थे? ही वॉज द सन ऑफ प्रभाकर वर्धन। तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। एंड प्रभाकर वर्धन के दो बेटे थे। तो चलिए आपको नए पेज पे बता देती हूँ। ये थे प्रभाकर वर्धन, जिन्होंने ये डायनेस्टी स्टार्ट की थी हर्षवर्धन की। इनके दो बेटे थे, ठीक है। एंड इनका पहला बेटा हर्षा, जो नॉर्थ इंडिया को रूल कर रहे थे। एंड जो दूसरा बेटा था राज्यवर्धन, ठीक है। तो बेसिकली सारा का सारा जो ग्रोथ हुआ पावर का, वो हर्षा के टाइम पे बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गया। साउथ में ये नर्मदा रिवर तक गए, मतलब आप ये कह सकते हैं यहाँ पे, अगर ये गुजरात है तो यहाँ पे नर्मदा रिवर है, ये देखिए यहाँ पे नर्मदा रिवर है, तो यहाँ तक पहुंच गए थे ये लोग। ये देखिए पुष्यभूति आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पे ये लोग इसको बिलोंग करते थे, पुष्यभूति, इसको दिखाई देगा आप लोगों को, ये यहाँ पे बिलोंग करते थे, ठीक है जी। तो काफी एरिया इन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया। हर्षवर्धन का दूसरा नाम, यहाँ पे जो रूल करते थे उनको हम हर्षा भी बोलते हैं। तो इनके कोर्ट में, हर्षा के कोर्ट में, एक आपको पहले मैंने बुद्धिज्म की स्टडी करने के लिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, जुआंग जैंग आए थे, वो भी आए और इनके कोर्ट में काफी देर रहे और इनकी प्रशंसा की उन्होंने। तो अगर आप और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं जुआंग जैंग के बारे में, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आऊंगी, डिटेल में समझाऊंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।